नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। देश भर में आज गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। आप सबको गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई। अगले 1 घंटे यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम वो खबरें आपके सामने होंगी जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले 9 बज गए में बात करेंगे झारखंड की। वहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, क्योंकि झारखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सहारा लिया है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के कुल 32 विधायकों की रायपुर के आलीशान रिजॉर्ट में बाड़बंदी की गई है। इन विधायकों से मिलने कल रात खुद भूपेश बघेल रिजॉर्ट पहुंचे। झारखंड के विधायकों का रायपुर में आवभगत पर बीजेपी भड़क गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के पैसे पर झारखंड के विधायक ऐश कर रहे हैं। झारखंड के सियासी संकट का केंद्र अब छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर बचाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के 32 विधायकों को कल रांची से इंडिगो के विशेष विमान से रायपुर लाया गया। एयरपोर्ट से 3 बसें मेफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना हुई, तो रास्ते में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे। मेफेयर रिसोर्ट में विधायकों की सुख सुविधा के पूरे इंतजाम हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद विधायकों से मिलने रिसोर्ट तक आए। इस बीच रिसोर्ट के बाहर गाड़ी में शराब की पेटियां बरामद होने की खबर से हंगामा मच गया। बीजेपी का आरोप है कि ये शराब छत्तीसगढ़ से आए विधायकों के लिए मंगाई गई है। रुको तो, क्या नहीं बनाए? क्या बोल रहे हो? क्यों वीडियो नहीं बनाए? ये देखिए, शराब यहाँ पर पहुँच रही है। बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि सरकारी गाड़ी में झारखंड के मेहमानों के लिए शराब की ढुलाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि भूपेश जी, कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम, हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ मैतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल ये पूरा मामला हेमंत सोरेन के विधानसभा सदस्यता वाले विवाद से शुरू हुआ। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी। अब मामला राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के आदेश जारी करने तक हेमंत सोरेन के लिए दुविधा की स्थिति बन गई है और विधायकों की खरीद फरोख्त का खतरा बढ़ने लगा है। हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी की सरकार बचाने के लिए विधायकों को रायपुर भेजा है। रिसोर्ट की राजनीति का ये नया अध्याय कब तक खत्म होगा, ये राज्यपाल के फैसले पर निर्भर करता है। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, पहले तो अपने विधायकों को बचाना है, ये बड़ी चुनौती है हेमंत सोरेन के लिए। अब ये वीडियो नया सामने आ गया है जिसमें शराब की ढुलाई दिखाई दे रही है। तमाम चीजों से अपना बचाव करने के लिए वो भूपेश बघेल का भी सहारा ले रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं इस वक्त सोरेन सरकार के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना, महागठबंधन के विधायकों को इंटैक्ट रखना। इसीलिए खुद हेमंत सोरेन कल जो विमान रायपुर जाने वाला था, स्पेशल विमान, उस एयरपोर्ट पे छोड़ने गए, तो बसों में बैठ करके विधायकों को ले जाया गया था। उसमें हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन रांची में ही है, लेकिन एयरपोर्ट तक उनको छोड़ने गए। जब तक वो विमान नहीं उड़ा तब तक हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पे मौजूद रहे विधायकों के साथ। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस ढंग से डिस्क्वालिफिकेशन या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला लंबा खींच रहा है, उससे इनको भी आशंकाएं होने लगी हैं कहीं विधायक टूट के ना चले जाएं, बीजेपी के संपर्क में ना हो। और कुछ विधायक तो कल मीटिंग में भी नहीं आए और वहां जाने वाले विधायकों की तादाद भी उतनी नहीं है जितना महागठबंधन को समर्थन दिए हुए। तो कहीं ना कहीं इनको एक आशंका है, डर है, भ्रम की स्थिति
बार बार ये कह रहे हैं कि दूर करनी चाहिए। महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं कि गवर्नर को जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन बना हुआ है, देरी हो रही है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। और दूसरा वीडियो आ रहा है कि रायपुर में उनकी सेवा की जा रही है छत्तीसगढ़ के पैसे से, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। शराब को लेकर के विजुअल सामने आ रहे हैं कि शराब परोसी जा रही है, वीडियोस दिखाई दे रहे हैं कि शराब लेके जाई जा रही है उनके लिए। तो तमाम चौतरफा तरीके से हेमंत सोरेन को इन तमाम चीज़ों को निपटना होगा। कुल हेमंत सोरेन ने जब विधायकों को छोड़ने के बाद एयरपोर्ट पे कहा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, नई परंपरा नहीं है जो विधायक गए हैं बाहर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, ये हमेशा से होती रही है। लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन विपक्ष के निशाने पे जरूर आ गए हैं कि झारखंड की सरकार रायपुर चली गई है, मंत्री वहां पे मौजूद हैं। हालांकि कल कैबिनेट की बैठक होनी है, मंत्री वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी तमाम सरकार के मंत्री और विधायक वहां रायपुर में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष घेर रहा है हेमंत सोरेन को, और दूसरी तरफ इनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि तमाम महागठबंधन के विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए। और उससे ज्यादा गवर्नर के फैसले का इंतजार है कि कब फैसला आएगा, क्योंकि हर रोज इंतजार किया जा रहा है कि आज फैसला आ सकता है, आज फैसला आ सकता है। उन्हीं तमाम अनिश्चितताओं को देखते हुए ही यह कदम लिया गया है। अशोक, इसके साथ ही ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिससे इन सभी को होटल में शिफ्ट करना पड़ा? क्या अब भी इनके फोन्स पर नजर रखी जा रही है, फोन्स को रख लिया गया है, बंद करवा दिया गया है ताकि किसी से संपर्क न कर सके? नहीं, देखिए, फोन तो उनके पास है। कल भी मेरी एक दो लोगों से बात हुई, जब वो लोग एयरपोर्ट पे थे, फ्लाइट के अंदर जा रहे थे, तो बातचीत हुई उन लोगों से। लेकिन नजर जरूर रखी जा रही है, क्योंकि सीनियर लोग भी गए हैं पार्टी के, जो चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हों, स्टेट के राजेश ठाकुर या दूसरे नेता हों, वो लोग भी अपनी अपनी पार्टी के विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी के आला नेता जो झारखंड के प्रदेश नेता हैं, वो लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। तो अपनी अपनी पार्टी को इंटैक्ट भी रखे हुए हैं। कांग्रेस के नेता अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम के जो सीनियर लीडर्स हैं वो एमएलए नहीं है, लेकिन वो भी वहां पे मौजूद हैं। इस प्रकार इनके सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखा जाए। इसलिए तमाम बड़े नेताओं को भी, जो राज्य के बड़े नेता हैं, उनको भी इन विधायकों के साथ भेजा गया है, वो भी वहां मौजूद है। सब पे नजर रखी जा रही है कि कोई किसी के फोन कॉल्स या नजर, किसी का फोन तो नहीं आ रहा, कोई संपर्क में नहीं है। तो ये तमाम चीजें इनके लिए चुनौती तो होगी। जब तक ये फैसला नहीं आ जाता, तब तक सबको एकजुट रखना होगा। यही इस कोशिश में हेमंत सोरेन और महागठबंधन के नेता लगे हुए हैं। ये महागठबंधन की सरकार है, वहां पर इसमें कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं। सबसे वीक लिंक क्या दिखाई दे रहा है आपको अशोक? देखिए, वीक लिंक की जहां तक बात है, क्योंकि फैसले को लेकर जितना देरी हो रही है, उतना ही इन लोगों को लग रहा है, जो विधायक हैं, कि क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर खबरें बीच में भी आई कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं हेमंत सोरेन, लेकिन कितना समय के लिए होंगे या सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तब तो तुरंत विधायक दल का नेता बनके इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर एक समय के लिए कर दिया गया, तब कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि हेमंत सोरेन ये चाहते हैं कि अपने ही परिवार से उनकी पत्नी का नाम आ गया है, और बाकी लोगों में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि उनकी पत्नी की लीडरशिप में कैसे काम होगा। तो कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा है कि उनके विधायक टूट के जा सकते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, हालांकि सार्वजनिक तौर से वो नहीं बोलते हैं, सार्वजनिक तौर से तो वो बोलते हैं कि स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में या इंटरनली उनका ये कहना है कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है, तो दिक्कत हो सकती है महागठबंधन को, या जेएमएम के कुछ विधायक संपर्क में हो सकता है। जेएमएम का एक विधायक कल मीटिंग में नहीं आया, पूरे विधायक वहां नहीं पहुंचे रायपुर। तो इनके लिए दिक्कत तो है कि अगर एकजुट कितना लंबा समय रह पाएंगे, क्योंकि फैसला क्या आता है उसके ऊपर निर्भर होगा। तो जेएमएम को भी अपने विधायक टूटने का खतरा है, कांग्रेस को भी टूटने का खतरा है। तो कमजोर कड़ी जो है, इन दोनों पार्टियों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग अगर बीजेपी के संपर्क में आए तो स्थिति गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए बार बार विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। विधायकों से हेमंत सोरेन खुद मीटिंग करते हैं। पिछले 4-5 दिनों में देखा जाए तो कई बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई, विधायकों से मीटिंग की हेमंत सोरेन ने। खुद हेमंत सोरेन एयरपोर्ट जाते हैं। 4 दिन पहले भी जब झारखंड से बसें निकली थी, 40 किलोमीटर दूर झारखंड में गई थी, लेकिन उस दिन भी खबरें ये थी कि रायपुर लेके जाएंगे। तो एक कोशिश ये की जा रही है कि सारे के सारे एकजुट रहें, सरकार को कोई चुनौती या खतरा। मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं, जहां पर ये पूरी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। सत्यजीत, रिजॉर्ट के बाहर की जो तस्वीरें आई, जिसमें खुले तौर पर वहां शराब ले जाई जा रही थी, उसको लेकर अब काफी बवाल है। क्या किस तरह की गहमा गहमी आप वहां पर देख पा रहे हैं, और अब क्या मामला थोड़ा शांत हुआ है?
जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है ये बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनको जो है अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं है और यही वजह है कि ये जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विधायकों को यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। इधर रमन सिंह ने यह कह दिया कि छत्तीसगढ़ के खर्च पे झारखंड के विधायकों को एंटरटेन किया जा रहा है, उन्हें जो है महंगे शराब और बाकी डिशेस जो हैं वो परोसे जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो इनसाइडर्स हैं, जो यूपीए के जो विधायक हैं, उनसे बात हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के बीजेपी जिस तरह से महाराष्ट्र, कर्नाटका हर जगह करते रही है, वही कोशिश झारखंड में करवा रही है, वेटिंग गेम खेल रही है। अगर कोई ऑर्डर आया है, झारखंड का है, झारखंड पे भी सरकार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। झारखंड की एक और खबर से आपको रूबरू करा दें। यहाँ पर एक तरफ झारखंड की दुमका की बेटी अंकिता का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ सोरेन के विधायक इस वक्त रिजॉर्ट में मौजूद हैं। इस बीच अंकिता मामले में बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी का आरोप है कि अंकिता को जिंदा जलाकर मारने के आरोपी शाहरुख का पीएफआई कनेक्शन है। एनआईए जांच की मांग कर रही। क्या दुमका की बेटी के कातिल का है पीएफआई कनेक्शन? क्या बांग्लादेशी आतंकी संगठन से प्रेरित था शाहरुख? अंकिता हत्याकांड में बीजेपी का बड़ा आरोप। झारखंड की नाबालिग छात्रा अंकिता को जलाकर मारने के केस में बीजेपी ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने अंकिता के गुनहगारों का पीएफआई कनेक्शन बताते हुए पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की है। इसकी भूमिका कहीं राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ तो नहीं है। वहां पर पीएफआई लगातार इस ढंग से काम करने का काम कर रही है और जो छोटू है दूसरा अपराधी है, उनका संबंध पीएफआई से तो नहीं है, इसलिए पूरे जांच एनआईए से होनी चाहिए। इसी लाइन पर झारखंड के सीनियर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी कल ट्वीट किया। अपने ट्वीट संदेश में मरांडी ने आरोप लगाया, अंकिता का कातिल शाहरुख और उसके दोस्त मोहम्मद नदीम आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित था। यही संगठन बांग्लादेश में ब्लॉगर की हत्या का भी कसूरवार था। भारतीय उपमहाद्वीप में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम अलकायदा का फ्रंट ग्रुप है। अंसारुल्लाह बांग्ला गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाता है और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरण कराना इसका मोडस ऑपरेंडी है। फिर कह रहा हूँ, वहाँ उस संथाल पैगना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसको मैंने बैंड किया था, ये सरकार में छूट है। और आपने देखा रांची के दंगे में वहाँ भी नाम आया। झारखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि झारखंड में इस तरह की लगातार हो रही वारदात से पीएफआई की सक्रियता के सबूत हैं। वर्तमान समय में जो अभी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, इस तरह का संगठन काफी सक्रिय हो गया है और सक्रियता का प्रामाणिकता ये है कि जगह जगह पर कई घटनाएं सामने आया है और अगर अनुसंधान के क्रम में विषय आती है तो कहीं ना कहीं आ रही है कि ये पीएफआई से ये लोग संबंधित लोग हैं। पीएफआई को लेकर वैसे ही बीजेपी लगातार मुखर रही है। जाहिर है अब एनआईए जांच की मांग जोर पकड़ेगी। इस बीच इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आरोप है कि अंकिता को जलाने से 5 दिन पहले शाहरुख ने अंकिता के घर पर तोड़फोड़ की थी। बाद में शाहरुख के भाई सलमान ने माफी मांगकर मामले को शांत कराया था। अंकिता के मृत्यु के कांड में यहाँ पर नए नए तथ्य उभर कर आ रहे हैं। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की और जानने के बारे में कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है, बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया जो अंकिता के घर के इर्द गिर्द रहते हैं कि कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले, इस कांड के 4-5 दिन पहले अंकिता के घर शाहरुख आया था और उसने तोड़फोड़ भी की थी। इससे पहले अंकिता केस में कल 10 सदस्यीय टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया। इस टीम में सीआईडी अधिकारियों के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी शामिल थे। जो फर्द-बयान है, लड़के ने फर्द-बयान दिया। फर्द-बयान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, रेगुलर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
डॉक्टर, नर्स एवं उनके पिता स्वतंत्र साक्षी के समक्ष दी। उसके बाद तुरंत अरेस्टिंग कर लिया गया 21 का, जो कि प्राथमिक 21 नाम था, और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अंकिता मर्डर केस में झारखंड सरकार के गृह सचिव और पुलिस प्रमुख डीजीपी को अदालत में तलब किया है। मृत्युंजय तिवारी के साथ सूर्याग्नि रॉय, दुमका, आज तक। और आज इसी मामले में बीजेपी का डेलीगेशन दुमका जा रहा है, जिसमें निशिकांत दुबे शामिल होंगे। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब एनआईए की जांच की मांग की जा रही है। इसी के चलते बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल दुमका जाएगा, जिसमें कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे शामिल रहेंगे। अंकिता के परिवार से ये बीजेपी नेता मिलेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का दल भी दुमका जाएगा। पुलिस प्रशासन के अफसरों से मिलेगी एनसीडब्ल्यू की टीम। सूर्याग्नि मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सूर्याग्नि, राजनीतिकरण से परे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस पूरे मामले में पीएफआई से तार जुड़ रहे हैं, तो क्या अंकिता इकलौती विक्टिम थी या इससे पहले भी कुछ महिलाओं को टारगेट किया गया था, लेकिन मामला संज्ञान में नहीं आया था? देखिए, इस विषय पे अभी तक पुलिस के द्वारा इस विषय पे कुछ तथ्य सामने उभर कर आया है नहीं कि और कोई विक्टिम्स इस पर्टिकुलर एरिया में, दुमका में थे कि नहीं, और अगर थे भी तो उनके जो अक्यूज थे या फिर कन्विक्स थे, उनका पीएफआई के साथ कोई संबंध है कि नहीं, उस पे अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ सामने आया है नहीं। लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि पीएफआई बहुत एक्टिव है। रघुवर दास से लेकर लुई मरंडी से लेकर बाबूलाल मरंडी, तीनों ने ही ऐसा दावा किया है कि पीएफआई जो है, जो उनके गवर्नमेंट के टाइम पे उन्होंने कंप्लीटली उसको एकदम खत्म कर दिया था इस क्षेत्र में, फिर से एक्टिव है और ये ऐसे कामों में पीएफआई इन्वॉल्व है। ये बीजेपी का कांस्टेंट दावा है। बाबूलाल मरंडी ने भी एक ट्वीट किया है कि जो दूसरे अक्यूज्ड हैं जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, छोटू उर्फ नईम खान, उनके साथ वो इन्फ्लुएंस थे बांग्लादेश के एक टेरर ग्रुप के द्वारा, जो अलकायदा का सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ्रंट फेस है। ये सब तथ्यों को देखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, इस पे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और इसी बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा की तरफ से ये लोग आएंगे, घर वालों के साथ ये लोग मिलेंगे, और जो हमें समझ में आ रहा है कि एक राशि, एक फाइनेंशियल हेल्प भी फैमिली को दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। नेहा, लेकिन इसके अलावा सूर्याग्नि, एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंच रही है, एनआईए जांच की मांग की जा रही है, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन प्रशासन पर भी ये सवाल उठे कि क्यों वक्त पर इलाज मुहैया नहीं कराया गया। एयर एम्बुलेंस दे देते तो शायद अंकिता की जान बच सकती थी। इसके जवाब में अभी तक कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आया, कोई जवाब नहीं मिल पाया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले दिन ही अंकिता के फादर ने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि अभी 10 लाख रुपया देके क्या फायदा होगा, अगर पहले दे देते जब अंकिता का इलाज हो रहा था तो तब शायद अंकिता बच जाती। तो फैमिली ने भी सरकार को इस मामले में घेर लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार ठीक टाइम पे हेल्प करती तो शायद अंकिता बच भी जाती। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के आपका। दुमका से हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय जानकारी दे रहे थे। बात करेंगे अब बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मौत मामले की। इस पूरे केस में रोजाना नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब साजिश की पूरी कड़ी सोनाली के फार्म हाउस तक पहुंच गई है। खबर यह है कि फार्म हाउस में काम करने वाला शिवम नाम का एक शख्स सोनाली की मौत के बाद से लापता है। गोवा पुलिस की एक टीम पूरे मामले की जांच के लिए हरियाणा पहुंच चुकी है। अब सोनाली की मौत की गुत्थी के साथ 5 किरदार पुलिस की गिरफ्त में हैं। किरदार नंबर 1, सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान। किरदार नंबर 2, सुधीर सांगवान का दोस्त सुखविंदर। किरदार नंबर 3, कर्लीज क्लब के मालिक एडविन न्यूनेंस। किरदार नंबर 4, ड्रग पेडलर दत्त प्रसाद गांवकर। किरदार नंबर 5, ड्रग तस्कर रामा मांड्रेकर। इस कड़ी में एक नए किरदार की पुलिस को तलाश है। शिवम नाम का वो शख्स जो सांगवान का बेहद करीबी था और हिसार में सोनाली के फार्म हाउस में रहता था। सोनाली की मौत के अगले ही दिन सांगवान ने शिवम को फोन करके फार्म हाउस से लैपटॉप, डीवीआर और कुछ जरूरी सामान गायब करने के लिए कहा। सर, लैपटॉप
डीवीआर और फोन वो सुधीर सांगवान का ही बंदा था। उसी ने मतलब 3-4 दिन पहले रखा था, पुराने स्टाफ को हटा दिया था वहां पे। 3-4 दिन पहले नए स्टाफ को रखा, उसके पास फोन करता है सुबह सुधीर सांगवान। जिस टाइम उन्होंने ये मैडम के साथ ये घटना घटित हो गई थी, उसके बाद सुधीर सांगवान का फोन आता है उसके पास कि आप सब चीजें लेके फरार हो जाओ यहाँ से। तो वो मतलब सुधीर सांगवान का ही आदमी था जो ये चीजें लेके, शिवम नाम का था बंदा, रोहतक का रहने वाला है। हमने उसके खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन भी दी है सदर थाना हिसार में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही पुलिस के द्वारा। आज तक की टीम सोनाली के उस फार्म हाउस में पहुंची जो साजिश का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहीं से शिवम कुछ अहम सुराग लेकर फरार हुआ, जो अब तक लापता है। यहां तक कि उसका परिवार भी घर पर नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था उस लैपटॉप और डीवीआर में जिसे सांगवान ने सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस से हटवा दिया। डीवीआर तो प्रेजेंट है, बाकी जो एफआईआर का वर्जन है उसके अंदर डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज की एफआईआर है, उसी की तफ्तीश में हम आए हैं। इतना ही नहीं, परिवार का आरोप है कि पूरी प्लानिंग के साथ सोनाली को गोवा ले जाया गया, जबकि परिवार को जानकारी दी गई कि सोनाली चंडीगढ़ जा रही है। नहीं सर, परिवार को सिर्फ यही बताया गया था कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ किसी मीटिंग से, और हमारे को गोवा के बारे में कोई किसी परिवार वालों को नहीं बताया गया था। ये सिर्फ उसका प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से उनको गोवा ले जाया गया। सांगवान के साथ एक परेशानी ये थी कि सोनाली को सुरक्षा मिली हुई थी। ऐसे में गोवा जाते वक्त उसने सोनाली के सुरक्षा गार्ड को गुड़गांव में ही रोक लिया। गार्ड को उन्होंने, सुधीर सांगवान ने गुड़गांव ही मतलब ड्रॉप कर दिया था कि आप जाइए, हम गोवा जाएंगे, आपका वहाँ कोई काम नहीं है, मैं मैडम इकट्ठे जाएंगे दोनों, आप यही स्टॉप करिए गुड़गांव, और 26 तारीख को वापस हमें यहाँ मिली, हम यहाँ आके आपसे मिलेंगे। अब मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए गोवा पुलिस हरियाणा का रुख कर रही है, जहां सोनाली के परिवार, करीबी और केस से जुड़े लोगों से सवाल किए जाएंगे। हिसार से मंजीत सहगल और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, गोवा आज तक। और अब बात बिहार के मंत्री कार्तिक कुमार की, जो पिछले दिनों वारंट के बावजूद शपथ लेकर विवादों में घिर गए थे। इस विवाद में तकनीकी तौर पर वो बच तो गए, लेकिन इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है, अब वो कानून मंत्रालय की जगह गन्ना विभाग संभालेंगे। सरेंडर की जगह मंत्री पद की शपथ लेने के मामले में कार्तिक कुमार विवादों में घिर गए थे। इस मामले में विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहा था। तो दागी मंत्री का महकमा बदल दिया गया है। नीतीश सरकार ने कार्तिकेय सिंह का कानून मंत्रालय छीनकर उन्हें गन्ना विभाग दे दिया है। विभाग बदले जाने के बाद हो सकता है ये विवाद थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अभी भी वारंट जारी है कार्तिकेय सिंह के नाम पर। अब गन्ना उद्योग मंत्री वो बन गए हैं, पहले कानून मंत्री की शपथ ली थी। शमीम अहमद को मिली है अब विधि विभाग की जिम्मेदारी। नीतीश सरकार ने कार्तिकेय सिंह का कानून मंत्रालय छीन लिया है। अपहरण का मामला इन पर दर्ज है। क्यों ये विवादों में है, हम आपको बता दे रहे हैं। मंत्री कार्तिकेय सिंह जिस दिन शपथ भी ले रहे थे, उस दिन भी उनके खिलाफ वारंट ही था। 2014 के अपहरण मामले में ये आरोपी बनाए गए थे, इसी के चलते इनके नाम वारंट जारी किया गया था। 16 अगस्त को कार्तिकेय ने मंत्री पद की शपथ ली थी। और अब बात सूरत की करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर कुछ लोगों ने हमला बोला है। मनोज सोरठिया आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय के नजदीक चौराहे पर गणेश उत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक कार से आए लोगों ने मनोज सोरठिया पर हमला किया। आप नेता मनोज सोरठिया पर हमले से लेकर आपने बीजेपी पर आरोप लगाया है इस हमले को लेकर। तो हमले के लिए आपने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सोरठिया को इस पूरे हमले में गंभीर चोटें आई हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। केजरीवाल ने कहा है कि विपक्ष को कुचलना सही नहीं है, हमले के दोषियों पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, ये केजरीवाल की ओर से मांग की गई है। सूरत में आपके ये प्रदेश महामंत्री हैं जिन पर हमला हुआ है। हमले में गंभीर चोटों के बाद अस्पताल भर्ती कराया गया है। गणेश पंडाल का दौरा करने गए थे मनोज सोरठिया जब उन पर हमला किया गया। केजरीवाल का ट्वीट आपको दिखा देते हैं। हमले की निंदा केजरीवाल की ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह विपक्ष लोगों पर हमला करना सही नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन विपक्ष को हिंसा से कुचलना ये गुजरात की संस्कृति
के खिलाफ है। तो इस हमले को लेकर केजरीवाल का एक ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात की संस्कृति के खिलाफ है और जनता इसे पसंद नहीं करती है। भाजपा के गुंडों ने सूरत में खुलेआम जानलेवा हमला किया है मनोज सुरक्षिया पे। मैं गृह मंत्री के विस्तार में, गृह मंत्री के सूरत में, सीआर पाटिल के सूरत में ये जानलेवा हमला हुआ है। मुझे लगता है कि भाजपा से गुजरात संभल नहीं रहा है। भाजपा के नेताओं से गुजरात की स्थिति, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब खबर कर्नाटक के हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव विवाद की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने देर रात एक अहम फैसले में हुबली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव की इजाजत दे दी। दरअसल हुबली धारवाड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ईदगाह मैदान में 3 दिन के गणेशोत्सव की इजाजत दे दी गई, तो अंजुमने इस्लाम नामक संगठन इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया, लेकिन हाईकोर्ट ने अंजुमन की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मैदान पर अंजुमन का अधिकार सिर्फ 2 दिन रहता है, ईद और बकरीद के दिन, बाकी 363 दिन इस पर नगर निगम का अधिकार है। अदालत ने साफ कर दिया कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। ऐतिहासिक और बहुत संतोषपूर्ण महत्वपूर्ण घटना है और क्षण है। अभी जो आप ईदगाह बोल रहे हैं, इसको ईदगाह मैदान नहीं, इसको चन्नमा मैदान बोलना चाहिए। इसके लिए जो मैदान है, इसमें साल में 2 बार सिर्फ प्रेयर करने के लिए, नमाज पढ़ने करने के लिए मौका दिया गया है। बाकी सब तो ओनरशिप जो है, इट इज द कॉर्पोरेशन ओनरशिप है। इसलिए जो अभी जो कॉर्पोरेशन से हमको परमिशन मिला है, तो इंस्टॉलेशन करने के लिए 3 दिन के लिए जो त्योहार मनाने के लिए दिया गया है, हम बहुत खुशी से मना रहे हैं। भारत के स्वातंत्र के संग्राम में बाल गंगाधर तिलक जी ने जनों को जोड़ने के लिए ये गणेशोत्सव का सार्वजनिक तरीके से मनाने का प्रारंभ किया था। अभी इस हुबली शहर में सार्वजनिक को जोड़ने में ये चन्नमा मैदान का गणेश सहाय करता करके हमारा अभिलाषा है। और आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र में इसकी खास तौर पर धूम देखी जा सकती है। सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर लाल बाग के राजा के गणपति पंडाल तक सुबह से वहां श्रद्धालुओं का तांता है। उधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर गणपति पूजा की। पारस दामा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लालबाग के राजा के पंडाल के बाहर से जुड़ रहे हैं। किस तरह की धूम और तैयारियां वहां पर आप देख सकते हैं पारस? जी बिल्कुल नेहा, पहले तो सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से पिछला 1.5 साल 2.5 साल जो लोगों के लिए रहा है, भारत के लोगों के लिए, या हम बात करें मुंबई या महाराष्ट्र के लोगों के लिए, बेहद ही चुनौतीपूर्वक ये जो समय है वो था। ऐसे में कुछ भी चीजें करनी हो तो पाबंदियों के साथ करनी पड़ती थी। वहीं फेस्टिवल्स जो है, त्यौहार जो है, वो पाबंदियों के बीच जो है 2-2.5 साल में बने हैं। मगर पारस पीछे तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत करिए, कैसे उनमें उत्साह है। 2 साल बाद ये उत्सव मनाया जा रहा है और सीधे तौर पर इस पंडाल की तस्वीरें दिखाइए, कितनी भव्य है ये मूर्ति। बिल्कुल नेहा, मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रही हैं, बेहद ही भव्य तस्वीरें हैं। इस तस्वीरों के लिए जो है हर मुंबई के अलग अलग इलाकों से आते हैं, भारत के अलग अलग इलाकों से जो है वो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ये है गणपति बापा की लालबाग के राजा की मूर्ति, जिसकी श्रद्धा बेहद ही अलग है। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पे आते हैं, अलग अलग तरीके की मन्नत लेके आते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ पहुंचते हैं। अलग अलग चीजें जो है इस मूर्ति को लेकर जो है वो है, अलग अलग श्रद्धा लोगों के अंदर है। ऐसे में लोग इस साल बेहद ही उत्साहित हैं। ये
तस्वीरें देखिए, ये लाइन देखिए कितनी लंबी लाइन है, और ये लाइन अभी की नहीं है, ये कल रात से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कल रात से लोग यहाँ खड़े हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और लोगों के अंदर बड़ी श्रद्धा रहती है कि पहले दिन वो लालबाग पहुंचे और लालबाग पहुंच के जो है गणपति बापा के चरणों में अपना मत्था टेके और आशीर्वाद ले। ये हर साल की ठीक है, तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिएगा तमाम अपडेट्स के साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे गणेशोत्सव की धूम पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में बनी हुई है। दिल्ली में घोटालों की बात अब शराब से शिक्षा पर आ पहुंची है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मांगी थी पाठशाला और मिल गई है मधुशाला। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट से जवाब दिया कि अभी एमसीडी के स्कूलों की हालत बेहद खराब है, एमसीडी चुनाव जीतने के बाद उन्हें भी बेहतर बनाया जाएगा। दिल्ली में प्रदर्शनों की टक्कर है। एक तरफ मनीष सिसोदिया पर बीजेपी हमलावर है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एलजी विनय कुमार पर 1400 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर अपने ही तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा में पूरी रात गीत संगीत वाला प्रदर्शन चला। तरफ अब बीजेपी ने शराब नीति के साथ साथ अब सीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से क्लासरूम बनाने में घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ करप्शन। और जनता पूछ रही है कि केजरीवाल जी ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि ये दो ट्विन टावर ऑफ करप्शन ऑफ दिल्ली के ट्विन टावर ऑफ करप्शन को ध्वस्त करने में या कम से कम उनका इस्तीफा लेने में आप इतना कतरा क्यों रहे? मॉडल तो यह भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि उनको सरकार गिराने की क्या जरूरत थी, उनको ऐसी कोशिशों की क्या जरूरत थी कि मनीष सिसोदिया जी पे झूठे केस किए जाएं, उन पे सीबीआई का 14 घंटे का छापा मारा जाए, उनको ये कहा जाए, ऑफर दिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो तुम्हें सीएम बना देंगे, सारे केस खत्म कर देंगे। क्यों उनको जरूरत थी कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दी जाए? भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, सरकारों की एक सीरियल किलर है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राज्य की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती रही। कल बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए थे। आज मनोज तिवारी और शहजाद पूनावाला ने बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बात निकली तो पाठशाला से मधुशाला तक पहुंच गई। मॉडल तो ये भी बन गया है कि मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। मांगा जनता ने पाठशाला, दिया केजरीवाल ने मधुशाला। और अब जब हम सवाल पूछते हैं कि इस मधुशाला में जिस प्रकार से हुआ घोटाला, तो अब ये जवाब देने के बदले कभी न्यूयॉर्क टाइम्स पर चले जाते हैं, कभी एलजी पर चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी 2024 चले जाते हैं, कभी असेंबली में पहुंच जाते हैं। असेंबली में किसी भी बहुमत टेस्ट की जरूरत नहीं है। जनता जो है वो करप्शन का टेस्ट चाहती है, कॉन्फिडेंस का टेस्ट नहीं चाहती। देखिए, जिसको जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा दिखता है। मैं तो गौरव भाटिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देती हूं कि हरियाणा के 10 स्कूल आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश के 10 स्कूल बताइए, दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, 10 स्कूल आप इन बड़े बड़े राज्यों में हमें दिखा दीजिए तो दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। एक ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा। सीबीसी रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने पूछा था, जब दिल्ली में 2400 क्लासरूम की जरूरत थी तो 7180 क्लासरूम क्यों बनवाए गए? उसका आरोप है कि टेंडर की कीमत 90% तक बढ़ाई गई। सीएम अरविंद केजरीवाल विधानसभा में इन सवालों के जवाब दें।
इसके साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के नागलोई की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक छात्रा पर क्लासरूम का पंखा गिर पड़ा। 9वीं क्लास की छात्रा को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब वो खतरे से बाहर है। मनोज तिवारी ने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जाने पर सवाल उठाए, तो आम आदमी पार्टी ने चुनौती दे डाली कि दिल्ली जैसा एक स्कूल वो बीजेपी शासित राज्यों में दिखा दे। जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र 350 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है, बाकी 1024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं। यहां कोई रमन नहीं निकल सकता, यहां कोई वैज्ञानिक नहीं निकल सकता। और उस शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते ये थकेंगे नहीं। हमारी आवाज को आप मानहानि लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको ये जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां, बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। अगर बच्चों को अच्छे क्लासरूम की जरूरत है तो हम बेस्ट क्वालिटी क्लासरूम देंगे। अगर बच्चों को अच्छे ब्लैक बोर्ड की जरूरत है तो हम गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को स्मार्ट बोर्ड देंगे। गौरव भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीबों के बच्चे टीन टप्पर में पढ़ें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि टाट पट्टी पर पढ़ें। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहती है कि दिल्ली के गरीब बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट सुविधा मिले, और वो हम देते रहेंगे। इस विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हम देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। अभी बीजेपी शासित एमसीडी के स्कूलों का बुरा हाल है, वहां जीतने पर एमसीडी स्कूलों को भी अच्छा करेंगे। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।